नमस्कार। एक दुनिया ऐसी भी, समझिए, पालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया। इस चर्चा श्रृंखला की आज अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पुस्तक है जिसे 62 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम अब इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है ताकि वे डटे रहें और अपने बच्चों के लिए खुद का समाधान ढूंढ सकें। साथ ही समाज को भी प्रेरणा मिले कि हम सभी मिलकर निर्माण करें एक सजग और समावेशी समाज का। विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों की परवरिश एक अनोखी यात्रा होती है जो धैर्य, प्रेम और समझ की मांग करती है। आइए इन कहानियों से सीखें, एक दूसरे का समर्थन करें और विशिष्ट बालकों की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझें। तुम्हें सब स्पेशल कहते हैं। हाँ, तुम स्पेशल हो। क्यों हो और कौन है ये? और क्योंकि तुम स्पेशल हो, क्योंकि जानना चाहेंगे स्पेशल कौन है और क्यों है। चलिए मिलते हैं आज की इस श्रृंखला में हमारे अतिथि श्री योगेश पोरवाल जी और उनकी पत्नी श्रीमती साधना पोरवाल जी से। श्री पोरवाल इंदौर के प्रतिष्ठित मार्केट एमटी क्लॉथ मार्केट में शूटिंग शर्टिंग का व्यवसाय है। वे सियाराम मिल के डीलर भी हैं। वे इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड का फाउंडर मेंबर भी हैं और 1995 से संस्था से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इस संस्था के कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। और श्रीमती पोरवाल एक गृहिणी हैं, गीता ज्ञान के सत्संग के आध्यात्मिक प्रकल्प से जुड़ी हुई हैं और उसी में अपना समय देती हैं। तो नमस्कार सर, नमस्कार मैम, आपका हार्दिक नमस्कार। स्वागत है इस श्रृंखला में। नमस्कार। नमस्कार। और बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सर और मैम के दो अलग अलग लेख हैं, उनके अनुभवों की कहानी इस किताब में एक दुनिया ऐसी भी की किताब में पृष्ठ 56 और पृष्ठ 96 पर है। और सर की कहानी शुरू करते हुए आ, मैं और मेरा बेटा अक्सर ये बातें करते हैं। पेज 56 पे योगेश जी ने अपने अनुभवों की कहानी लिखी है और पेज 96 पर एक सलाह के माध्यम से साधना मैम ने अपने अनुभव साझा किए हैं। तो मैं पेज 97 से कुछ पढ़ती हूँ और उसी से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी। मैम आपने लिखा है, जिस हालत में जिस कष्ट में हो ईश्वर का धन्यवाद करो। संसार में इससे भी अधिक कष्ट है। संतोष से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है मैम। तो हमारे दर्शकों को यशी और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नमस्कार सभी जो भी मुझे इस लाइव देख रहे हैं उनके लिए उनका सभी का स्वागत है। मेरे परिवार में यशी मेरा सबसे बड़ा बेटा है और उसके बाद मेरे दो बच्चे हैं और दोनों सामान्य हैं, पर ये विशेष बच्चा परमात्मा ने हमें दिया। इसके अलावा घर में दादा दादी थे और बड़ी मम्मी बड़े पापा सभी के साथ पला बड़ा है ये। हमारी जॉइंट फैमिली रही और शुरुआत। सभी का बहुत सहयोग रहा परिवार में, सभी का अच्छा, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आपसे सवाल ये करना चाहूंगी मैम। हम्म। आ,
आपने अपने लेख में बताया है कि दूसरा बच्चा घर में होने से सबके लिए अच्छा होता है। तो आपको कितना समय लगा यशी को समझने में, और क्या आपको डर नहीं लगा दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हुए? इसके लिए मतलब मैं ये कहूंगी कि ये प्रकृति, परमात्मा की देन था जो भी था। मतलब हमने तो प्लान नहीं किया था, पर कॉन्सिडेंटली ये सामने ये आया कि दूसरा बच्चा आ गया। तो हम मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं अबॉर्ट तो नहीं करने दूंगा, ये तुमको ये काम तो मैं करने ही नहीं दूंगा। तो उस उनकी वो पॉजिटिव सोच ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चेंज लाया कि मेरे को यशी को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा। वो उसके सामने जो मेरी बच्ची थी वो रोल मॉडल थी। तो डर तो लगा, ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे दूसरे बच्चे के लिए डर नहीं लगा, लेकिन जो होता है ना, कहते हैं अच्छे के लिए होता है। तो ये ऐसा हुआ मेरे साथ। चलिए। मतलब वो जैसे जैसे अपना करने लगी तो वो उसको देख देख के कब चलना सीख गया। चलता नहीं था, 4 साल का हो गया, लेकिन वो जैसे जैसे करने लगी वैसे वैसे वो उसके साथ स्कूल जाना, उसके साथ चलना, उसके साथ खाना, वो सीखता चला गया। और डाउन सिंड्रोम की एक विशेषता होती है कि उन वो जो देखते हैं वो फटाफट कैच करते हैं, हाँ, जल्दी सीखते हैं। बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये मेरे साथ ईश्वर की भी एक कृपा रही, ये कहूंगी मैं। बहुत सकारात्मक और अच्छी सोच है मैम, ब्लेस्ड है। और आपने अपने लेख के अंत में बहुत अहम बात लिखी है जिससे मैंने शुरुआत की थी। जिस हालत, जिस कष्ट में हो, ईश्वर का धन्यवाद करो, संसार में इससे भी अधिक कष्ट है। और ये कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है ना। तो आपने अपने अनुभव से ही ये बात कही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर विस्तार में इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो बहुत अच्छा होगा। ये देखो मैडम, ऐसा है कि अपन हमेशा अपने आप को ही लेके चलते हैं दुनिया में, जबकि अपन अपने सराउंडिंग में भी देखें, बाहर भी थोड़ा सा जाके देखें, तो अपने को पता चलता है कि अपनी जो लकीर है ना बहुत छोटी है, अपना जो दुख है वो छोटा है। दुनिया में इससे बड़े बड़े भी दुख हैं। ये सकारात्मक सोच लेके जब अपन चलते हैं तो अपन हल्के रहते हैं, और अपन भविष्य का ज्यादा सोचते हैं, और जो अपने साथ पिछला जीवन था उसके लिए सोचते हैं, तो उससे अपन भारी हो जाते हैं। और प्रेजेंट में रह के और अपन परमात्मा का धन्यवाद करते हुए काम करते हैं, तो अपन बहुत आसानी से मुश्किल काम कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा साथ होते हैं। और ये चीज मतलब पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि मतलब जो है, पहले तो उसको आप एक्सेप्ट करो कि ये ऐसा है। जब तक अपन एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक हम उसकी दिशा में अपना कदम आगे बढ़ता ही नहीं। क्योंकि अपन हम्म। सोचते करे ऐसा, अरे ऐसा, इसको ऐसा नहीं आता, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। अपन उसकी लिमिटेशंस तो देखें कि उसकी कितनी लिमिटेशंस है। ये अच्छा है कि परमात्मा ने अपने को सही दिमाग दिया, शरीर, शालीम शरीर दिया, तो उसको तो नहीं दिया ना। तो अपन कोई उसके बोझ थोड़ी हो गए। सही बात है। भाई अपन कोई बड़े थोड़ी हो गए। अपन उसकी लिमिटेशंस को समझें कि उसकी कितनी लिमिटेशंस है। और इस फील्ड में मेरे डॉक्टर्स ने मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। उन्होंने आगे से आगे बताया कि नहीं भाभी, इसको है ना आगे से आगे। अपन पहले हम सोचते थे कि जिस दिन कहीं जाना होता था, ये पहले तैयार होके बैठ जाता था, तो समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इन लोगों को अपन पहले से बता दो ना कि कल ये करना है, कल अपन ऐसा करेंगे, या 2 घंटे बाद ये से अपन यहाँ जाने वाले हैं। तो वो उनका माइंड सेट हो जाता है, और वो हर चीज को अच्छे से एक्सेप्ट करके और वो चीज को बेटर, मतलब इवन कोई भी काम हो, तो ये चीजें डॉक्टरों ने मेरी बहुत सहायता की। डॉक्टर अतुल तिवारी, मतलब सही डॉक्टर्स के हाथ में जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय। हमेशा उन्होंने मेरा को बिल्कुल सही गाइडेंस दिया। फिर बड़ा हुआ तो कुछ पेरेंट्स उसको मेडिसिन देते थे बच्चों को कि हाइपर है, हाइपर है। हाइपर ये भी था, काफी था। तो अक्सर घर में लगता था कि इसको मेडिसिन दें, तो फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मतलब विदेशों में इतना अच्छा है इन चीजों के लिए कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बच्चों को।
घंटों आप हम्म। मतलब आप एक 2 मिनट में क्लिनिक में गए आए, आपने काउंसलिंग भी कराई, तो उसमें कोई इतना काउंसलर क्या हम्म, जज करेगा? सही बात है। और काउंसलर की बात हर एक प्रैक्टिकल हो जरूरी नहीं, अपने को उसमें से अपना अंदर खोजना पड़ेगा कि बच्चे को क्या जरूरत है, अपने को उसको क्या देना है। काउंसलर को भी बताना पड़ेगा कि इसकी ये ऐसे करता है तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो ये हम्म। डॉक्टर्स ने जो अपने को सलाह देते हैं वो वहां पे घंटों बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखे। वो हमारे घर आए, 3 घंटे बैठे उन्होंने हमारे यहाँ डिनर किया, और 3 घंटे में वो उसको ऑब्जर्व करते रहे। उसको पूरा उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने बताया कि मतलब जब मेडिसिन की आवश्यकता कब रहती है, जब बच्चा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी लगातार करता रहता है, तो अपन हम्म। समझते हैं कि यार इसको कुछ प्रॉब्लम है। बोले बिल्कुल सामान्य है। तो ये चीजें मतलब डॉक्टर्स टाइम दे पेरेंट्स को, पेरेंट्स भी बच्चे को टाइम दे, तो ये चीजों से अपन इजीली बाहर निकल सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स में इतना ज्यादा इम्पेशंस होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, बस हर वक्त उनके अंदर में रहता है कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा, अरे ये ऐसा क्यों करता है, इस पे भी तो जाए अपन। इसकी सही कितनी बात है। लिमिटेशंस है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भाई उसको अर्निंग के लिए अपन ने कर दिया तो सब कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो अपना हम्म। डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, यही काफी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो उसके बाद वो आगे जाके करे तो बहुत अच्छी बात है, और करते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे। ग्रुप में हाँ, अच्छा कर, ग्रुप में बहुत अच्छा काम करते हैं। वो तो मैम, मैंने भी थोड़ा देखा है और आसपास देखा है मैंने। और हम्म। ये जो आपने लिखा है ना, संसार में इससे अधिक भी कष्ट है, हमेशा धन्यवाद करें, ये मेरी मम्मी भी बोलती थी, अभी भी बोलती है, और मैं मम्मी से भी यही सवाल बोलती हूँ कि ऐसा क्यों। और इसीलिए मैंने आपसे भी यही सवाल किया कि करना, आपने अपने अनुभव से लिखा है, और बहुत सकारात्मक चीज और बहुत अच्छी चीज है आपने अपने लेख में लिखी थी, आपने एक्सपीरियंस में लिखी है। इसीलिए, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि कितना आसान या कितना मुश्किल है इसको करना। तो सुन के हम सभी को प्रेरणा मिलती है इस बात नहीं, से। यही है ना कि भाई आपका बच्चा चल रहा है, बोल पा रहा है, तो उसके शुक्राने करो। बहुत सारे बच्चे तो बिस्तर पे लेटे हैं और इतने बड़े बड़े हैं, उनके पेरेंट्स को सारा काम उनका करना पड़ रहा है। तो हर जगह आप अपना देख सकते हो कि अरे ये इसमें तो ये चीज है ही नहीं, मेरे को ये तो करना ही नहीं पड़ रहा है। कितने बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो आपका बच्चा बोल रहा है। कितने चल नहीं पाते हैं, सही कुत्ते बात मतलब अपने बात अभिव्यक्त नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए, इशारे से करते। तो अब उसकी जगह अपने पेरेंट्स ये देखिए कि अरे मेरे इसमें तो ये नहीं है, तो अपन अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो अपने को लगता है कि यार अपने से गिरे हुए लोग भी हैं, तो उससे अपने को थोड़ी हिम्मत आती है और अपन उसमें आगे बढ़ पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ईश्वर सही का बात। धन्यवाद तो हर वक्त करना ही पड़ता है ना मैडम, हाँ, क्योंकि करना भी चाहिए। करना ही चाहिए ना। ये सही एक्चुअल में बात क्या है, ये इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा है। जी। हाँ, क्योंकि जैसे वो ऊर्जा तो परमात्मा ने उस समय तो मेरे को बहुत दी। मतलब मैं लगातार लगी रहती थी, 3 3 महीने में एक चीज का रिजल्ट आता था, सिर्फ जैसे साकल लगाना और साकल खोलना। ये कितना हाँ, छोटा सा काम होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए चैलेंज होता है। चिटकनी सही लगाना, बात। चिटकनी खोलना उनको नहीं हाँ। आता, उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप्ड ही नहीं होती है। तो ये जी। अपने को समझना पड़ेगा ना कि कहाँ इसको क्या करना है। तो वो उसमें मैं 1 घंटा स्पेशल एजुकेटर देती थी, 1 घंटा मैं बिल्कुल उसको देती ही देती थी नियम से। तो रिजल्ट बहुत स्लो आया मैडम, लेकिन लगातार अपने को जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब उसके साथ पूरा लग के काम करना। बिल्कुल सही बात है मैम। अपने दूसरी दुनिया को तो भूलना ही पड़ेगा कि आप यहाँ जा रहे हो, मतलब बहुत लिमिटेड हो जाता है अपना जीवन। जब स्पेशल बच्चा अपने घर में आता है तो सारा जीवन उसके इर्द गिर्द सिमट जाता है। अपना जीवन स्पेशल हो जाता है। हाँ। तो वो चीजें मतलब लगातार करते करते करते, जैसे रोड क्रॉस कराना है तो साल भर लगा मेरे को उसको सिखाने में। डेली मैं उसको स्कूल लेने जाती थी, एबी रोड पे उसका स्कूल था, मतलब जहाँ कितनी बसेस तेजी से चलती करती हैं, एबी लेकिन रोड तो बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक होता है। लेकिन उसने सीखा, और थोड़ा ईश्वर पे भी छोड़ा कि आएगा करेगा। जब धीरे धीरे लग गया कि हाँ ये कर लेगा,
तो थोड़ा ईश्वर पे भी छोड़ा उसको, तो आज वो जी, इंडिपेंडेंट है। जनरली बहुत माता अच्छी पिता बात। इतने ज्यादा मतलब उसको पजेस करके रखते हैं कि वो छोड़ ही नहीं पाते। ये बात सही बात है। छोड़ नहीं पाते हैं, उनका इतना ममता इतनी ज्यादा होती है कि वो छोड़ नहीं पाते, और उस चक्कर में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आपने बहुत अहम बात की कि हमें मजबूत होना पड़ेगा अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए। जी थोड़ा जी। सा उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ी सी, कई बार होता है ना कि गिरने दो तो चोट लगेगी, तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा, आप पीछे खड़े रहो, लेकिन ये उसको सपोर्ट दो कि हाँ, कि सपोर्ट, मैं हाँ। हूं, मैं खड़ी हूं, तू उठ तो बस। सही। तो हाँ ये वही आपने जी। बहुत जरूरी बात बताई मैम। और हाँ। अगला सवाल मैं सर से करना चाहूंगी। सर, आपने भी मैं पेज नंबर 65 पे आपके लेख में कुछ आपने कुछ बातें लिखी हैं, उससे शुरू बिल्कुल। करना चाहूंगी। और आपने लिखा है, पिता होने के नाते और एक चैलेंज बच्चा घर में होने के नाते इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आपने अपनी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सकारात्मक शब्द और वाक्य से की है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इतनी सकारात्मक सोच बनने में सर कितना समय लगा? अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने में हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, जब ने बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या, शायद कहीं दुनिया में पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना? राइट। और उसी समय आप देखते हो, फिर घबरा जाते हो, और फिर जब पता पड़ता है कि स्पेशल बच्चा है, तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सकारात्मक सोच बनने में सर कितना समय लगा था और कैसे? शुरुआत में तो चैलेंज क्या होता है, मेंटली चैलेंज क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। जब अस्पताल में गए और कुछ लगा कि कोई प्रॉब्लम है, तब धीरे धीरे समझ में आया। डॉक्टर्स ने बोला कि स्लो सीखेगा, स्लो लर्नर है। तो अपने को ये लगा कि आ तो जाएगा लेकिन स्लो चलेगा। तब भी ये नहीं समझ पाए थे कि ये एक फुल लाइफ प्रोसेस है। अपने को लगा कि 4-5 साल का होगा तब ये 3 का सीखेगा, 8-10 साल का बड़ा हो जाएगा तब पूरा सीख जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ अपन एक्सपर्ट्स के पास गए, कुछ एक्सपर्ट ने तो अच्छी राय दी, कुछ ने बिल्कुल क्लियर क्लियर ऐसी ग्लूमी पिक्चर अपने सामने रख दी, तब समझ में आया कि आगे क्या होना है और क्या परिस्थितियां बनेगी। पर ये चीजें सब समझने में 1-2 साल लगे। 2 साल बाद फिर अपन समझे, 2-2.5 साल बाद अपन इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिया कि ये चीज अपने साथ रहेगी, ये है। अब इसके साथ कैसे क्या करना। तो जो पहले जो मस्ती का जीवन होता था नहीं, जैसे आज कॉलेज लाइफ से आए, शादी हुई, बच्चा जी। हुआ और बस मस्ती, तो उस चीज में चेंज आया। 2-3 साल बाद फिर सोचना शुरू किया कि अब अपने को इसके अकॉर्डिंग सोचना। अब मतलब डिसेबिलिटी का फील्ड क्या होता है, उसके अंतर्गत अपने अपन क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब तो ये धीरे धीरे, ये मतलब 2-3 साल लगे, शुरू के 2-3 साल बड़े टफ रहे। लेकिन धीरे धीरे फिर मानसिकता बनती गई और फिर ऐसे पेरेंट्स से मिलते गए। शुरू में यशी के साथ हमारी एक टीचर थी, क्या नाम था उसका, नम्रता नम्रता त्रिवेदी। त्रिवेदी। आज पता नहीं कहाँ, शायद पुणे होने शिफ्ट है। हो सकता कभी देख रहे हो तो बड़ा उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने ने हर बार यानी काउंसिल दूसरे पेरेंट के साथ हमको मिलाया, उनसे काउंसलिंग कराई जो जिनके बच्चे बड़े थे। तो हमारे हम्म। में भी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि अब हमको क्या करना है। एक एक चीज हम फिर छोटी छोटी चीज पकड़ के काम शुरू करते थे कि अब ये सिखाना, अब ये सिखाना। ये हो गया तो बड़ी खुशी होती थी। जिस दिन पहला कदम उठाया इसने, उस दिन बड़ा अच्छा लगा। फिर जिस दिन फिर कोई और किया, तो ऐसे ऐसे करते गए और 2-3 साल बाद एक्सेप्टेंस आ गया और कुछ ये भी मान लिया कि कुछ चीजें रहेगी, लेकिन अपन ने उस चीज को स्वीकार किया। बहुत बहुत बढ़िया। सर, आपने बताया था यशी की आयु 30 साल से ऊपर है। तो जब हम्म। उनका डायग्नोसिस हुआ होगा आज से 30-35 साल पहले, तब समाज में इतनी जागरूकता नहीं होती थी, है ना? तो आप लोगों को कितना समय लगा उनकी कंडीशन को या डायग्नोसिस को स्वीकार करने में? इसका तो खैर उत्तर आपने अभी दे ही दिया पहले सवाल में। हम्म। पर आपके आसपास आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ा होगा, और वो कैसे किया? किस तरह से मदद मिली? किस तरह से आपने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया, उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। मैम तो थी, उन्होंने आपको मिलवाया भी, लेकिन उसके अलावा भी जैसे घर में और दो छोटे बच्चे हैं, है ना, कभी बाहर आना जाना है, तो इन सब में सपोर्ट की जरूरत होती है। कोई और
आके हमें मदद करे या हम किसी की मदद लें, या बहुत सारी और चीजें होती हैं। तो ये किस तरह से हुआ? और स्पेशली देखिए तब, बस, उस समय जब बिल्कुल कोई जागरूकता नहीं थी और इसके बारे में वर्ड्स भी आप शायद नहीं बोले, जा ये वर्ड्स थे ही नहीं। नहीं नहीं थे मैडम, हमारा क्या जॉइंट फैमिली रहा। तो ये जी। 90 में बॉर्न हुआ। तो हम, मैं, मेरे ब्रदर वगैरह सब हम एक जॉइंट में रहते थे, तो हमारे परिवार का पूरा अच्छा सहयोग रहा। और हाँ। मेरे मेरे ससुराल मतलब इसके ब्रदर्स वगैरह सभी इंदौर में रहते हैं। जी। तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। कहीं भी हमको आना जाना, तो बहुत मतलब हमको ये नहीं रहता कि इसका पूरा दायित्व तो हमको ही उठाना है या हमको ही लेके चलना है। मतलब हम कई बार सोचते हैं यार इसको घर छोड़ के चले जाएं, तो कोई न कोई आ जाता, खड़ा हो जाता कि नहीं नहीं, इसको भी लो, अपन सब मिलके करेंगे। तो परिवार से सब अच्छा सपोर्ट मिला, दोनों तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला। बच्चे छोटे थे, मैं, इसकी छोटी बहन है, उसका भी अच्छा सपोर्ट रहा। इसके अलावा मैंने बताया, जैसे इन्होंने भी बताया कि हमको कुछ डॉक्टरों का अच्छा सहयोग रहा। तो इसमें मतलब ये तो जनरल बात हो गई परिवार का सब, लेकिन डॉक्टरों ने हमको किस ढंग से चलना, क्या करना, काउंसलिंग करना, क्या करना। हम कई जगह गए। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, अब शायद उसका नाम चेंज हो गया, सिकंदराबाद गए, वहाँ का पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी, जब जब भी किसी ने बताया कि वहाँ ये चीज़ है, ये है। बॉम्बे में एक उस टाइम डाउन सिंड्रोम क्या होता था समझते नहीं थे, बॉम्बे में गए, वहाँ के डॉक्टर को दिखाया। इसको जब डाउन सिंड्रोम में कुछ एडिशनल एक प्रॉब्लम थी कि इसको हार्ट में छेद है, उसके लिए गए कि इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या। हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो सब जगह डॉक्टरों से मिले, सब जगह सब लोगों ने हमको सिखाया, और सब जगह अच्छा सपोर्ट मिला। उससे हम मेंटली बूस्ट हुए, और हमको ये भी समझ पड़ा कि कितना इसमें हो सकता है और कितना नहीं होगा। जितना हो सकता है उतना हमने उसको प्रयास करके आगे बढ़ाया, और जो नहीं हो सकता था उसको स्वीकार किया। सपोर्ट सिस्टम में ये होता है मैडम कि परिवार में जब ये बच्चे आते हैं तो परिवार में ये थोड़ी पता चलता है कि इसको क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक वो अटैचमेंट ही रहता है ना कि ये अपना बच्चा है। हाँ। उससे वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। आपने परिवार के सपोर्ट की तो बहुत जरूरी बात बताई, और डॉक्टर्स सिखाते हैं और उसको हमने सीखना है। ये भी हाँ। तो दो, ये भी एक बहुत अहम बात है। हाँ तो सर, जी। आपने जैसे आपने बताया कि यशवी अब आत्मनिर्भर है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या क्या और किस तरह से किया, आप थोड़ा सा बताएं। अ, इसकी सबसे पहले तो हमने इसकी थोड़ा क्षमताओं का मूल्यांकन करा कि ये क्या क्या कर सकता है, और इसका इंटरेस्ट काय में है। तो जब देखा कि यार इसको ये चीजें पसंद है, ऐसा बैठना है, करना है, तो हमने इसको शुरुआत में एक फोटोकॉपी की दुकान पे, मतलब जब थोड़ा बड़ा हुआ कि बैठ जाए, कुछ काम, काम तो भले नहीं करे लेकिन बैठना सीखे, सबसे पहले किसी ऐसी जगह पे जाके बैठना सीखे। तो हमने इसको एक फोटोकॉपी की दुकान पे सेट करा कि ये वहां जाके बैठे और थोड़ा बहुत कुछ काम करे, उसको सहयोग करे, उसको कागज उठा के दे, उसको पेन उठा के दे दे, उसकी दुकान की सफाई कर दे, ऐसा कर दे। तो थोड़े दिन बैठा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सोसाइटी से एकदम सहयोग नहीं मिलता है। लोग थोड़ा सा मजाक करते हैं, परेशान करते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं, फिर जाने नहीं लगा। तो अगले फिर मैंने सोचा कि इसको अपनी दुकान पे ले चलते हैं, मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो वहाँ इसको ले गया। थोड़े दिन तक इसको सपोर्ट करा, इसने सपोर्ट करा, लेकिन इसको वहाँ एक वो फीलिंग नहीं आई। वहाँ अपने आप को ये बहुत समझने लगा कि मेरे पिताजी की दुकान है। तो कोई भी काम बोलते तो ये है नहीं, उस काम को आगे ट्रांसफर कर देता है। दुकान के जो स्टाफ होता है उसको बोलता है कि ये करो। मैं इसको कहता हूँ वो बॉक्स उठा के लाओ, तो ये बोलता है, दूसरे को बोल देता है कि आप उठा के लाओ, और ये तो बैठा रहता है। मतलब इसमें इसमें वो देसी भाषा में बोले कि सेठ वाली फीलिंग आ गई कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ आदेश दूंगा, क्योंकि पापा भी सबको आदेश देते हैं। ये आना भी तो तो बहुत जरूरी है सर। एक होल्ड करना, दूसरों से काम निकलवाना भी एक बहुत अच्छी कला है जो आनी चाहिए हर इंसान में। काम तो दूसरों से अच्छी तरह से निकलवाता है, ये कला तो बढ़िया। इसको आती है। फिर हमने इसको बाद में हमने कहा इसको थोड़ा कि हमको इसको कहीं ना कहीं बिठाना जरूर, इसका टाइम, क्वालिटी टाइम पास हो गए उसके लिए। तो हम घर के पास में हमारे यहाँ एक जनरल स्टोर है, ये वहाँ जाने लगा। उसके वहाँ जाता है, वहाँ बैठता है, उसके काम में सहयोग करता है। जैसे वो जनरल स्टोर है, उसके यहाँ खिलौने बेचता है वो, ये
और दूसरे कहीं आइटम बेचता, तो ये वो जो ग्राहकों को दिखाता है तो ये सब उठा उठा के वापस ग्राहक के जाने के बाद उनकी जगह पे लगा देता है। टेबल कुर्सी वगैरह सब साफ करता है, बैठता है, उसकी दुकान मंगल करवाता है, सब करता है इस ढंग से, मतलब जितना टाइम दे सकता है ये करता है और अपना टाइम अच्छी तरह से गुजारता है। और वहां बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करता है, घर पे नहीं करता है, अपनी दुकान पे नहीं करता है। चलिए बढ़िया, काम हो रहा है और वो आत्मनिर्भर है, उनको पता है कि कहाँ और मुझे कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी हाँ। बात है। और सबसे बड़ी बात, अभी अभी रोड के पास ही रहते हैं, ये मेन रोड जी। गीता भवन का रोड भी इतना चालू हो गया, लेकिन ये खुद बहुत। जाता है, खुद आता है, रात को 9 बजे भी चला जाएगा, 9:30 बजे भी आ जाएगा। इसका विजन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी इतना बारीकी से जाता है और आता है। हम नहीं छोड़ने जाते और ना हम लेने जाते हैं, ये खुद जाता है और खुद आता है। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं आप कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी आगे बातचीत करने से पहले। तो सुषमा त्रिपाठी जी लिख रही हैं, बच्चे की गति के साथ उसको समझते हुए किए गए प्रयास हमेशा सफल होते हैं। कूदोस टू बोथ ऑफ यू। और रविंद्र दुबे जी कह रहे हैं, सर साधना जी सरस्वती संस्कार मंदिर संस्था की अध्यक्ष रही हैं एवं उस संस्था के संरक्षक सदस्य हैं। मंगल सिंह मंडलोई जी कहते हैं, आप संस्था के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, बहुत सरल और सादगी से परिपूर्ण है, साधुवाद। अ, यशवंत पंजवानी जी कहते हैं, योगेश जी संस्था का कार्य अपने घर के काम की तरह करते हैं, यह विशेषता लाजवाब है। और स्वाति सिन्हा जी ने भी ज्वाइन किया है, वो कहती हैं, सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही पहली मंजिल होती है। तो ये कमेंट्स आते जा रहे हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे हम और पढ़ते जाएंगे, और बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हुए मैं आगे कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर। तो आपने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी मैम, और सर ने इसके बारे में अपने अनुभव में लिखा है। आपने अपने अनुभवों की कहानी में बच्चों की हाइपर एक्टिविटी के लिए उन्हें दवा देनी चाहिए या नहीं उसके बारे में भी लिखा है जी। ना? तो और इसके बारे में आप कुछ और बात करना चाहेंगे? मैम ने तो बोला ही है, उसके अलावा कुछ और अगर आप ऐड ऑन करना चाहें। एक्चुअल में इनमें जो हाइपर एक्टिविटी आती है, मैंने शायद किताब में भी लिखा है कि बच्चों में काउंसलिंग बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की ज्यादा जरूरत रहती है। हाँ, ये क्योंकि मेरा अगला सवाल होने वाला था आपसे कि क्योंकि जी। इन बच्चों की आवश्यकताएं तो बहुत सीमित है। इनको दो चीज जी। चाहिए, प्रेम और धीरज। और वो हम्म। दोनों चीज पेरेंट्स के पास नहीं है। क्योंकि अपने को एक तो धीरज इसलिए नहीं होता कि अपने को बहुत सारे काम करने, जीवन में बहुत काम करना, आज भी बहुत काम करना, अपने को जल्दी रहती है हर काम की। और इनको किसी काम की जल्दी नहीं रहती है, बहुत धीरज से बहुत आराम से करते हैं। उस चक्कर में अपन इनको हाँकते हैं, जी। तो उससे ये इरिटेट होते हैं। ये इरिटेट होते हैं, फिर ये समस्या आती है जो अपन कहते हैं कि इनमें हाइपर एक्टिविटी आ रही है। ये अपने कारण आती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इनमें प्रेम, इनको प्रेम से रखो, प्रेम से बोलो, इनको समझ लो, इनकी क्या चीज है, क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं लिमिटेड होती है, उनको फुलफिल अपन करते चले, उनको समझ से फुलफिल करते चले, तो ये कहीं इरिटेट नहीं होंगे। लेकिन अपन क्या, इनको समझ नहीं पाते हैं, तो ये इरिटेट होते हैं। इरिटेट होते तो फिर अपने पास समस्या आती है हाइपर एक्टिविटी की। मैं जब जी। बताऊं कि हमारे यहाँ पहले घर के बहुत सारे कांच फूटे हुए हैं, क्योंकि इनने कुछ मांगा, अपन ने नहीं दिया, उठा के इन्होंने एक मुक्का कांच पे मार दिया, ये कर दिया। फिर मैंने बताया कि हमने इन चीजों को समझने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है। हमारे बेटे में जो एक प्रॉब्लम थी कि उसको खाने पीने का जो है वो उसको व्यवस्थित चाहिए, और उसने अगर बताया कि उसके ये चाहिए, पसंद का उसकी चाहिए। पसंद का चाहिए, तो अब अगर उसकी पसंद का नहीं मिलता है ना, तो वो इरिटेट होता है। तो मैंने अच्छा। बताया ना कि अगर दूसरा बच्चा होता, अगर उसकी पसंद का नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो अपनी पसंद का बाहर जाके खा लेगा, कैसे भी मैनेज कर लेगा। क्योंकि ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है, तो ये अपने ऊपर इरिटेट होते हैं, चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो तो समस्या चीजों को आती। पहले ही करके रख दो। तो मेरे को, जो मैंने पुस्तक में लिखा भी है, कि हमको एक डॉक्टर ने राय हाँ। दी कि आप इसको क्या खिलाना है, कल क्या खाना है। क्योंकि अभी हमारे इसकी आदत है, आके सुबह उठते ही आएगा, नीचे पूछेगा आज क्या बना है। तो हमने वो हम्म। चीज अब इसको बहुत पहले से प्लान कर दी कि हम रात को इसको बता देते हैं कि भाई कल सुबह अपने यहाँ एक तो सुबह ये बनेगा, शाम को ये बनेगा, या संडे है तो वहां जाएंगे। तो उसका माइंड सेट हो जाता है, माइंड सेट हो हाँ। जाता है।
तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और वो कई बार बोल देता ना कि हमने कहा कि जैसे कि आज पोहे बनेंगे, भाई मैं पोहे नहीं खाऊंगा, हम्म। आपके लिए क्लियर हो गया कि कल पोहे नहीं बनाने। तो बिल्कुल सही बात है। तो टेंशन खत्म हो गया, इरिटेशन खत्म हो गया। तो चीजें क्या अपन उनको समझ लेना, तो हाइपर एक्टिविटी को अपन ही सबसाइड कर सकते हैं। तो दूसरा, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि ये बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। दूसरा बिल्कुल ये सही बात है। एनर्जी को डिफ्यूज करना भी आना चाहिए। जी। एनर्जी तो बहुत रहती है बच्चों में, इनमें हाँ। एनर्जी रहती है, तो उसमें अपने को उसको डिफ्यूज करना, एनर्जी को कहाँ यूज करवाना है उसको, ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि आज आज नॉर्मल बच्चा भी होता है तो उसमें कितनी एनर्जी रहती है, तो अपन उसको गेम्स में इसमें बिजी रख के उसकी पसंद का काम दे के और उसकी एनर्जी को डिफ्यूज करते हैं ना, ऐसे इन बच्चों का भी अपने को उनकी एनर्जी को डिफ्यूज करेंगे तो अपने आप ही इतने हाइपर हो ही नहीं पाएंगे ना वो बच्चे। उनकी पसंद का हाँ। काम दो, उनसे उनकी पसंद की चीज। जनरली अपन क्या, तो उनकी पसंद का काम तो देते ही नहीं, अपन उनको कहते ये करो ये करो ये करो। कभी उनको ये नहीं कहते कि जाके गार्डन में पानी पिला दे, या तू तेरे को कार धोना पसंद है तो तू मतलब वो काम अपन देते ही नहीं, क्योंकि अपना काम बढ़ने वाला है अपने को पता है। तो उसके कारण हाँ। जो पेरेंट बिजी रहते हैं उसके कारण वो चीजें बढ़ती जाती है। अपन सोचे कि दिन भर में अपन ने उससे इसकी पसंद का क्या दिया, हाँ। पेरेंट्स कुछ सोचे कि दिन भर में अपन ने इसकी इसकी पसंद का क्या करवाया, तो उससे भी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती सर ने इस बारे में बिल्कुल अच्छे से विस्तार से और एग्जाम्पल दे दे के आपने लिखा है, जो मुझे अच्छा लगा था कि आपने एक बात कही है, उसके बाद में आपने एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के समझाया है कि ये इसको इस तरह से किया जा सकता है। और आपने ना एक बहुत सकारात्मक तरीके से लिखा है, वो जिसको पढ़ के ना मतलब किसी को डर नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। और अभी भी आपने जैसे बोला कि आज की भाषा में अगर मैं कहूँ, जो आमतौर पे आजकल के पेरेंट्स जिसको समझते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज करने की बहुत जरूरत होती है। हाँ। है ना, कि यस। नेगेटिव जा रहा है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में आप कैसे चेंज कर सकते हो, है ना, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चे को। जी जी थोड़ा जी। सा ये काम ना देके वो उसकी पसंद का दे दो, धीरे धीरे उससे काम हम निकलवा सकते हैं। सर आगे बढ़ते हुए, एक आपने पेज 70 पे एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी। इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज द्वारा मानसिक दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रकल्प चलाया जाता है। इनको सभी तरह के कार्य सिखाए जाते हैं और फिर इनको किसी के ऑफिस या डॉक्टर के क्लिनिक पर प्लेसमेंट करने का काम करवाया जाता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बंदा आपकी दुकान में सेवाएं देता था, है ना। तो उसके काम करने के साथ के अनुभव के बारे में थोड़ा सा और बताएं, और इन लोगों को कोई क्यों और कैसे काम पर रख सकता है, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि लोग करना भी चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कैसे करें, है ना, और वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो कोई क्यों इन बच्चों को काम पे रखे, और किन किन छोटी छोटी बातों का जैसे थोड़ा सा ध्यान रख पाए, अगर उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, इनको काम पे रखने के लिए एक थोड़ा सा जो भी एम्प्लॉयर है उसका माइंडसेट हो, तो वो काम पे रख सकेगा। क्योंकि ये काम माइंडसेट करे, मतलब? माइंडसेट मतलब कि मतलब? उसको ये माइंडसेट चाहिए कि इसकी कुछ क्षमता, इसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को समझ के करेगा तो करेगा। बहुत सारा ज्यादा अपेक्षाएं करेगा तो काम नहीं होगा। इनको, जैसे मेरे यहाँ बंदा आता था, ये मैंने रखा है इसको जी। याद। तो इसको जैसे एक बार ले जाके बैंक में बता दिया कि बैंक में जाके चेक यहाँ देना है, दूसरी बार, जी। दो बार, तीन बार बता दिया, फिर बहुत सिस्टमेटिकली जाके वो काम कर लेता। अब अपन उसको यही चीज बताएं उसको कि ये ना, ये दूसरी बैंक और उधर है, वहां जाके भी ये दिया, वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा कि एक बार फिर जाके उसको दिखाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो इतना पेशेंस एम्प्लॉयर में या जो है उसमें नहीं रहता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा इन चीजों को समझे कि नहीं, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, इसको सिखाना है, तो फिर वो कहीं भी सेट होके काम कर सकता है। बाकी नहीं तो लोग तो इनसे सामान्य बच्चों जैसी अपेक्षाएं करते हैं, तो वो अपेक्षाएं फुलफिल नहीं होती है। और बाकी है ना, ये करते करते काम अच्छे होशियार होते, इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि इनको बार बार वो चीज़ सिखाना नहीं पड़ता। कोई भी मोनोटोनस काम हो नहीं, तो भी इनको बोरियत नहीं लगती, ये करते जाते हैं। हाँ, जो अक्सर प्रॉब्लम हम हाँ। सबको होती है कि एक हाँ। जैसा काम हम बार बार नहीं कर पाते हैं।
ये बच्चे बहुत आसानी, बहुत सहजता से उसको करते हैं, उनको बुरा नहीं लगता, हाँ। उनको एंजॉय बोरियत करते नहीं हैं। फील होती हमारी तरह। ये एक जैसे बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, ये जैसे रेडीमेड के बॉक्स बनाने, खाली बॉक्स उसको आता, उसको ऐसे फोल्ड करके बनाना है, बनाते रहते हैं जितनी देर तक बनाना है। लंच टाइम हुआ, खट से खड़े हो जाएंगे, हाथ का आधा आधा छोड़ देंगे। अब आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि एकदम क्यों छोड़ दिया, ये पांच और बच्चे उसको पूरा करके जा, वो चीज नहीं करते, लेकिन जो करेंगे व्यवस्थित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हमें इनको सपोर्ट तो करना चाहिए और इन्हें हमें नौकरी भी देनी चाहिए। सिर्फ शर्त यह है कि हमें उनसे काम करवाना आना चाहिए। बस बस। जैसे बता, जैसे इंदौर सोसाइटी फॉर चैलेंज का मैं बताया, तो यहाँ से एक बच्चा, एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है इधर पीथमपुर में, वहाँ गार्डनर का काम करता है। कुछ बच्चे डॉक्टर्स के क्लिनिक पे काम करते हैं, एक दो बच्चे रेडीमेड में शिफ्ट करे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं काम, लेकिन फिर उनकी कभी कभी कुछ समस्या आ जाती है। तो थोड़ा सा उसमें पेरेंट्स का भी, हाँ मैं बता दूं कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी रहती है। पेरेंट्स की भी जो ये काम पे कहीं भेजा, वहां से उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा टाइम पे जाके वहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी रहती है कि वहां जाके काउंसलिंग करे, जो दूसरे स्टाफ है उनके साथ थोड़ा सा इसका तालमेल बिठावे। लेकिन पेरेंट्स क्या हाँ, होते हैं कि चाहते हैं कि भेज के फ्री हो जाते हैं। ये पेरेंट्स की थोड़ी सी यहाँ कमजोरी आती है। पेरेंट्स थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो सामने वाला सपोर्ट करेगा, ये दोनों तरफ से होगा, तो थोड़ा बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। ये आपने एक बहुत जरूरी बात बताई। और सर, इसी के साथ हम बातचीत के सिलसिले को आगे रखते हुए और आखिरी सवाल पे आते हुए कि हम्म। समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? तो दो चीजें हैं, एक आपकी अपेक्षाएं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं। अपेक्षा और संदेश दो ही एक ही है कि थोड़ा इनको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, और इनको सहयोग करें। जैसे अभी अपन ने बात करी कि इनको जहाँ प्लेसमेंट दे सकते हैं वहाँ प्लेसमेंट दें, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो आसानी से कर लेते हैं और इनके लिए गुंजाइश है। तो समाज से जी। अपेक्षा ये करें कि इनको अपने अंदर समावेशित करें। यही अपेक्षा रख सकते हैं अपन समाज से। और इनका बीच में एक और बताऊं कि बच्चों को एक थोड़ा सा परेशान बहुत करते हैं। समाज से ये भी अपेक्षा है कि इनका उपहास नहीं करें, इनको स्वीकार करें। जैसे कहते हैं ना कि आज ये मेरे यहाँ है, कल आपके यहाँ भी हो, किसी के यहाँ भी हो, तो सब इसको एक किसी के व्यक्तिगत नहीं मान के सबकी माने और सब सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत जरूरी आपने बात कही, और पूरी बातचीत में ही और आपके जो दोनों लेख हैं इस किताब में, उम, उससे ना बहुत जानकारी और बहुत अच्छी सकारात्मक जानकारी मिल रही है, जिसको पढ़ के ना डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, सब हो सकता है। सिर्फ अपने आप को समझाने वाली बात है। और आपने दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही कि बच्चों से पहले हम पेरेंट्स को जरूरत है काउंसलिंग की, हमें उन पे थोड़ा सा भरोसा करने की जरूरत है, और सपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे तो कौन और करेगा। तो सर, मैं कुछ और कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी। और भी कुछ कमेंट्स आए हैं। बस एक सेकेंड में पढ़ना चाहूंगी, कुछ और कमेंट्स आए हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ, दिनकर कुलकर्णी जी कहते हैं कि मजबूत इरादों के साथ जुटे हैं। और रविंद्र सर कहते हैं, एक दुनिया ऐसी भी लिखी गई उनकी कहानी से प्रमाणित होता है कि योगेश जी बहुत अच्छे लेखक हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। बधाई योगेश जी। और पूर्णिमा शिवरामन जी लिख रही हैं, फैमिली सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। और वो और भी लिख रही हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू पेरेंट्स। सभी पेरेंट्स को साधुवाद दे रही हैं। और आगे लिखती हैं, बहुत बढ़िया लगा, ही इज डूइंग हिज वर्क एंड गुड विशेस। तो आपसे बातचीत करके मुझे मुझे बहुत सीखने को मिला। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है और भी बहुत पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बातचीत का सिलसिले को खत्म करने से पहले मैं एक प्रार्थना से इसको खत्म करना चाहूंगी। जी।
ये इसी किताब में लिखी हुई है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, सीएम रविंद्र दुबे सर ने लिखी है। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करें तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो। दया नहीं, सम्मान करें, इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत में हमें न डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। और इसी प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।